जीनियस एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत ही स्वागत है। जीनियस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अब हम आपको अपने अगले अध्याय 5 जनसंघर्ष और आंदोलन NCERT का लेसन नंबर 5 और लेक्चर फर्स्ट जनसंघर्ष और आंदोलन के बारे में आप लोगों से हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका क्लास जनसंघर्ष और आंदोलन के बारे में शुरू हुआ। इससे पहले के अध्याय में हम जात समूह और लैंगिक मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। उसी से मिलता जुलता ये आपका अध्याय है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सत्ताधारी दल होते हैं, सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, वो स्वच्छंद नहीं हैं, एक दूसरे पर किस प्रकार से आरोप लगाती हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं हैं, तथा सत्ताधारी अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से मुक्त नहीं रह सकते। लोकतंत्र में हम बात करें तो अमूमन हितों और नज़रियों का टकराव चलता रहता है और जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर तालमेल बैठाना पड़ता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और उन्हें परस्पर विरोधी मांगें, जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन को बैठाना पड़ता है। और भी इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। यानी इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे परस्पर विरोधी मांगों के बीच लोकतंत्र में तालमेल बिठा करके किस प्रकार से हम लोकतंत्र के आकार को ग्रहण करा सकते हैं। तथा इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों और संगठनों के माध्यम से अपनी भूमिका किस प्रकार निभाते हैं, लोकतंत्र में वो किसके सहारे कार्य करते हैं और अपनी बातों को किस प्रकार से लोकतंत्र में रखते हैं। तो इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पूरे अध्याय में नेपाल में जनसंघर्ष किस प्रकार हुआ तथा बोलीविया में जल आंदोलन या जल संघर्ष की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ हम नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन तथा बोलीविया में जन आंदोलन एवं लोकतंत्र और जनसंघर्ष, लामबंदी और संगठन तथा दबाव समूह और आंदोलन के बारे में भी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सीधे हम ले चलते हैं नेपाल में जनसंघर्ष के बारे में। नेपाल में किस प्रकार लोगों का जनसंघर्ष हुआ। इससे पहले के अध्याय में हम देख चुके हैं लोकतंत्र में जात धर्म और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। तो नेपाल में जनसंघर्ष के बारे में बात करेंगे तो सन 2006 ईस्वी में नेपाल में एक आंदोलन शुरू हुआ। 2006 में एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का लक्ष्य देश में लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना था। क्या था, इसमें पहले ही दिया है कि 2006 ईस्वी में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का लक्ष्य नेपाल देश में लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना था। इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल में इससे पहले लोकतंत्र चल रहा था। 2006 से पहले लोकतंत्र था लेकिन बीच में कहीं खत्म हो गया। तो क्या था, यानी शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर के पुनः जनता के हाथ में सौंपना था। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, जो शासन की बागडोर थी राजा के हाथों में थी, उस बागडोर को राजा के हाथों से वापस लेकर के जनता को पुनः ग्रहण कराना था। यही इस आंदोलन का मुख्य कारण रहा। और क्या हुआ, नेपाल में सन 1990 ईस्वी में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। 1990 में ही लोकतांत्रिक देश बन गया था। तो लोकतंत्र को स्थापित होने के बाद नेपाल में एक राजा थे, राजा वीरेंद्र सिंह का राज चल रहा था।
राजा वीरेंद्र सिंह राजा तो थे, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक रूप से वो राजा कार्य कर रहे थे, यानी शासन की बागडोर तो वहाँ की सत्ता ही देख रही थी, लेकिन नाम मात्र के लिए राजा वीरेंद्र सिंह को वहाँ का राजा बनाया गया था। और राजा वीरेंद्र सिंह राजा होते हुए कार्य तो बिल्कुल ना के बराबर, शासन सत्ता उनकी सारी जो भी शक्तियाँ थी संसद वही देख रही थी। तो दिया है, देखो लोकतंत्र स्थापित होने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह का राज था, कहाँ? नेपाल में। और लोकतंत्र के बाद यह औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान था, यानी लोकतंत्र की शुरुआत होने के बाद औपचारिक रूप से राजा वीरेंद्र सिंह राज्य कर रहे थे। और शाही अचानक क्या होता है, लेकिन लोकतंत्र के बाद वास्तविक सत्ता थी, जो वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि थे वही कर रहे थे। वास्तविक सत्ता तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे जनता के वही कर रहे थे, देखा जाए तो वो नाम के लिए राजा थे। तो क्या हुआ, फिर आगे चल कर के शाही खानदान यानी राजा के खानदान के ही व्यक्तियों ने रहस्यमय ढंग से राजा वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। अचानक राजा वीरेंद्र सिंह को मार दिया गया, उन्हीं के खानदान के लोगों ने उन्हें मार दिया, यानी उनकी मौत करवा दी। फिर क्या हुआ, मौत के बाद एक नए राजा उभर के आते हैं, नए राजा बनते हैं, जिनका नाम ज्ञानेंद्र सिंह था। ज्ञानेंद्र सिंह राजा बनते ही क्या करते हैं, जो भी वीरेंद्र सिंह की सत्ताएं थीं, यानी जो भी शासन था उसको समाप्त कर देते हैं, कहीं न कहीं उनकी शक्तियों को खत्म करके और पुनः राजतंत्र की स्थापना कर देते हैं। पूरी तत्कालीन सरकार थी, उस सरकार को खत्म कर देते हैं और राजतंत्र पुनः स्थापित कर देते हैं। फिर क्या होता है, सन 2005 ईस्वी में ज्ञानेंद्र सिंह जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा देते हैं और उनकी जो भी सरकार होती है वो अपने हाथों में ले लेते हैं राजा ज्ञानेंद्र सिंह। ठीक वीरेंद्र सिंह के उल्टे चलते हैं। अब क्या होता है, जो वहाँ की निर्वाचित सरकार होती है वो समाप्त हो जाती है। फिर धीरे धीरे लोकतंत्र जो होता है वो खत्म हो जाता है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है और आंतरिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में एक प्रकार का संक्रमण फैल जाता है, यानी समाप्ति होने के कगार पर होती है। तो फिर क्या होता है, जब ज्ञानेंद्र सिंह खत्म कर देते हैं लोकतंत्र को और राजतंत्र स्थापित कर देते हैं, फिर नेपाल में किस प्रकार आगे कार्य चलता है। क्या होता है, अचानक से वहाँ के कई बड़े दल, यानी एक दल होते हैं 7 दल, SPA जिन्हें बोला जाता है, सप्तदलीय संसद की जो भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, यानी 7 बड़ी पार्टियाँ थी उस समय। तो उन्होंने एक मुख्य रूप बनाया, बड़ा दल SPA तैयार किया, यानी 7 अलायंस पार्टी कह सकते हैं। ये था 7 अलायंस पार्टी, यानी सप्तदलीय गठबंधन, यानी 7 दलों ने मिलकर के एक बड़ा गठबंधन किया और उस गठबंधन का एक अपना मुख्य प्रमुख बनाया। और नेपाल की राजधानी काठमांडू को, यानी 7 अलायंस पार्टी ने, सप्तदलीय गठबंधन ने नेपाल में क्या किया, 4 दिन के लिए नेपाल को बंद कर दिया। सप्तदलीय गठबंधन कहें, उसने क्या किया, जब जब वीरेंद्र सिंह की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र सिंह वहाँ के राजा बनते हैं, तो
जो 7 अलायंस पार्टी थी, बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जो 7 दलीय गठबंधन था, उसने क्या किया, जो भी नेपाल की राजधानी थी काठमांडू को 4 दिन के लिए बंद कर दिया। जब काठमांडू को 4 दिन के लिए बंद कर दिया तो वहाँ लोग सड़कों पर आ गए। इसके बाद में क्या हुआ, माओवादी बागी जो भी व्यक्ति थे, कई संगठन कार्य कर रहे थे, माओवादी कहें और भी थे बागी, ये वहाँ के छोटे छोटे दल या संगठन थे। माओवादी संगठन है, बागी संगठन है, जैसे अन्य संगठन है। इसके बाद में अन्य संगठन भी साथ हो गए और क्या किया, कर्फ्यू लग गया, वहाँ कर्फ्यू की हालत पैदा हो गई। तो क्या हुआ, जब वहाँ कर्फ्यू लग गया तो जनता उस कर्फ्यू को तोड़ करके और सड़कों पर आ गई। जो भी कर्फ्यू लगा था, उस कर्फ्यू को तोड़ने के बाद जनता सड़कों पर उतर आई अब, और लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती थी, कहीं न कहीं राजतंत्र को ख़त्म करना चाहती थी। जब जनता सड़कों पर आ गई, फिर कहें आगे चल कर के 21 अप्रैल को राजा ने क्या किया, 21 अप्रैल को राजा को अल्टीमेटम दे दिया गया कि आप अपनी जो सत्ता है उसे समाप्त करो, यहाँ लोकतंत्र स्थापित करो। तो 21 अप्रैल को जब जनता ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया और इन बड़ी पार्टियों ने भी दे दिया, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी 3 मांगें रखी। जो भी SPA था, सप्तदलीय गठबंधन, माओवादी, बागी, इन सभी ने क्या किया, 3 दिन का समय दिया राजा को और कहा कि यहाँ उनकी मांगें थी कि यहाँ संसद को बहाल किया जाए, यानी संसद की स्थापना की जाए। जो पुनः चल रहा था 1990 में, उसी संसद को दोबारा से स्थापित किया जाए। और दूसरी मांग ये रही कि सर्वदलीय सरकार बने, यानी सभी दल मिलकर के एक साथ एक नई सरकार बनाएं तथा एक नई संविधान सभा का गठन किया जाए, नई संविधान सभा बनाई जाए और जो इस नेपाल के लिए कार्य करे। ये भी बातें इस आंदोलन में कहीं। फिर क्या होता है, जब 21 अप्रैल को उन्होंने ये सभी बातें रखी, फिर क्या हुआ, 21 अप्रैल के बाद 3 दिन का जब समय दिया तो 24 अप्रैल को जो राजा ज्ञानेंद्र सिंह थे, उन्हें उनकी मांगों को मानना पड़ा। जो भी सप्तदलीय गठबंधन था और माओवादी, बागी जो भी लोग थे, उन सभी मांगों को राजा वीरेंद्र सिंह को मानना पड़ा। और मानने के बाद 2008 ईस्वी में राजतंत्र को ख़त्म करना पड़ा। नेपाल में 2008 ईस्वी में राजतंत्र खत्म हुआ पुनः और लोकतंत्र स्थापित हो गया। 2008 ईस्वी में जब राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो उसके बाद यहाँ नई एक सरकार बनी, जिसके नए प्रधानमंत्री गिरिजा सिंह कोइराला बने। गिरिजा सिंह कोइराला वहाँ के प्रधानमंत्री बने और 2008 ईस्वी के बाद कार्य चलता रहा। धीरे धीरे 2015 ईस्वी में नेपाल का नया संविधान बन करके तैयार हुआ। 2015 में नेपाल का नया संविधान बनाया गया और उसे लागू कर दिया गया। यही पूरी कहानी चलती है नेपाल में जन संघर्ष और आंदोलन की। ये अध्याय लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। उसमें पिछले अध्याय में दिया था लैंगिक समानता के बारे में दिया था और